बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जो कि कुछ तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज़ ऑप्शन ए किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट। हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करने और ब्लड प्रेशर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसका एक्सक्रीटरी आर्गन थोड़ा सा जो पसीना वगैरह है वो उसमें से निकलते हैं कुछ, लेकिन इसको भी एक्सक्रीटरी आर्गन्स में तकरीबन शामिल नहीं किया जाता। अब इंटेस्टाइन जो है वो हाजमे में किरदार अदा करता है। जब कोई जो है ना वो ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर हम उसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर बने होते हैं, वहाँ से वो अपना हमारे फूड से एनर्जी ले रहा होता है मुख्तलिफ फॉर्म में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो दो चीज़ें, एक वाटर उसमें से सक कर रहा होता है हमारे फूड फूड में से, और दूसरे मिनरल्स उसमें से शक्कर के बॉडी को दे रहा होता है। और नेक्स्ट जो है वो है किडनी। किडनी जो है उसका किरदार ये है कि वो ब्लड में से यूरिन को खारिज करके साफ़ कर देता है। तो इस चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किडनी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेयर विच प्रोटेक्ट अर्थ इज कॉल्ड। लेयर जो है वो जो ज़मीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है। याद रहे कि हमारा जो सन है उसमें से कुछ रेडिएशंस आ रहे होते हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं। हमारे लिए जो भी लिविंग चीज़ें हैं तमाम के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है एक लेयर। उस लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ऑक्सीजन लेयर है, नाइट्रोजन लेयर है। ऑक्सीजन गैस आपने सुनी होगी, नाइट्रोजन सुनी होगी, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। और ऑप्शन लास्ट जो है वो है CFC लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रुप ऑफ गैसेस है जो कि अक्सर जो रेफ्रिजरेटर के में यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर्स और ये जो कूलेंट के लिए जो आइस बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर में यूज़ हो रहा होता है। और दूसरा इसका यूज़ जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इंडस्ट्रियल फोमिंग एजेंट, मतलब झगी बनाने वाले जो एजेंट हैं उन्हीं के लिए ये यूज़ होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसा कि विपिड क्रीम, जैसे कि हम बालों को हटाने के लिए जो क्रीम्स लगाते हैं, विपिड क्रीम झगी की सूरत में मिलती है, तो वो क्रीम जो है उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। और भी इसके काफ़ी सारे जो यूज़ हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, वो प्रॉपर जो टॉपिक होगी उसमें से डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो काज बनता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का, कि वो जो है ना ये गैस डिप्लीशन जो लेयर जो ओजोन लेयर है उसको ख़राब कर रहा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता, प्रोटेक्ट सिर्फ ओजोन लेयर ही कर रहा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओजोन लेयर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is an example of chemical reaction? कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि केमिकल रिएक्शन होता है जिनमें। ऑप्शन पहला रीड करते हैं। साल्ट क्रिस्टल्स फॉर्मिंग एज सी वाटर इवापोरेट।
हम ये जानते हैं कि जो समंदर का पानी होता है उसमें वाटर साल्ट मौजूद होता है। जब उस पानी वो इवापोरेट होता है हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से, या कुछ मेन यही रीज़न होता है कि वो हीट और सनलाइट की वजह से इवापोरेट हो रहा होता है, तो उसके नीचे साल्ट क्रिस्टल रह जाते हैं। उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो फिज़िकल चेंज होता है, फिज़िकल रिएक्शन होता है। अगर आप समंदर का पानी लेके आएँ किसी टब में, या घर में ही पानी में साल्ट मिला के उसको अच्छी तरह घुमा के उसको जो है ना आप हीट पे रखें या धूप पे रखें, तो वाटर जो आहिस्ता आहिस्ता इवापोरेट होता जाएगा और लास्ट में वही साल्ट आपको उस बाउल में मिलेगा। तो इसमें केमिकल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, पेपर टर्निंग सॉफ्ट व्हेन वेट। जब पेपर हो उसको गीला किया जाए किसी भी चीज़ से, पानी से, तो वो नरम बन जाता है। तो ये क्या तब्दीली है, केमिकल तब्दीली है या फिज़िकल है? तो ये भी फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल रिएक्शन है, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है बर्निंग ऑफ वुड। वुड में 55% जो है वो कार्बन होता है। जब वुड को फायर लगाई जाती है, बर्न किया जाता है, तो उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसको एक नई चीज़ बना देती है। वो जो है ना जल जाता है, अपनी असल फॉर्म में नहीं रहता। तो ये जो है ना ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वाटर इवापोरेट। वाटर जो इवापोरेट हो रहा होता है वो भी केमिकल चेंज नहीं होती, वो भी फिज़िकल चेंज होती है। क्योंकि वाटर जो इवापोरेट हो रहा है, जब उसको फिर ठंडक मिल जाएगी, टेम्परेचर डाउन होगा, तो वही इवापोरेट हुआ हुआ वाटर फिर कंडेंस होके फिर वाटर बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बनेगा वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ बिलर्ड इज। अब पीएच जो है वो एक स्केल है जिससे हम जो एसिडिटी और बेसिसिटी मालूम करते हैं। तो पीएच का जो स्केल है वो 1 से लेके 14 तक है, और इसका न्यूट्रल जो पॉइंट है वो 7 होता है। अब 7 से कम होगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगी। जो भी मेटल होंगे, जो भी मीडियम होंगे, जिनका पीएच 7 से कम होगा, वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। वो ऐसे समझें कि तेज़ाब वाली उनको प्रॉपर्टी होगी। अब जैसे ही ग्रेटर देन 7 पीएच होगी तो वो बेसिसिटी वाली प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है पीएच ऑफ ब्लड। जो ब्लड है उसका पीएच है 7.3, यानी कि वो थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी उनमें होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इन a liquid is transmitted in equally in direction. This principle is called। एक साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई भी बाउल है, कोई भी सिलेंडर है जिसमें प्रेशर दिया गया था, तो वो प्रेशर सारी साइडों पे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारे तरफ जो है वहाँ पे प्रेशर सेम पड़ रहा होता है। ये प्रिंसिपल जो है उसने के पास्कल प्रिंसिपल, पास्कल साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया हमें कि जो कोई भी बाउल है, जिस तरह मैंने बात की आप पहले आपसे कि बाउल है या सिलेंडर है, उसके तमाम साइडों पे प्रेशर सेम होगा। कहीं से भी आप चेक कर लें, प्रेशर सेम होगा।
अब ये ऑप्शन बाकी रहते हैं, उनके भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्कमिडीज प्रिंसिपल। आर्कमिडीज साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि दो मेटल हों, जैसे कि कॉपर है और गोल्ड है, तो दोनों की डेंसिटी अपनी अपनी है। तो ये आर्कमिडीज प्रिंसिपल में आर्कमिडीज जो साइंटिस्ट था उसने ये बताया था कि जब हम गोल्ड को वाटर में डालेंगे या कॉपर को वाटर में डालेंगे तो इनकी डिस्पर्शन ऑफ वाटर जो होगी, वाटर को हटाने वाली जो क्वांटिटी होगी वो चेंज होगी। इसने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से एक एक्सपेरिमेंट करके जो बताया था। इसमें एक किंग था, बादशाह था, उसने अपने वज़ीरों को कहा कि आप जो है ना ये बताएं कि ये जो मैंने गोल्ड का हार बनवाया है, नेकलेस बनवाया है, तो ये जो सोनार है उसने सही बनाया है या इसमें कोई मिलावट की है। तो वज़ीरों ने बड़ा सोचा, फाइनल ये बात आर्कमिडीज़ के पास पहुंची। तो आर्कमिडीज़ ने इस पे बहुत सोचा, सोच सोच के उसने एक्सपेरिमेंट कर कर के यही जो है ना फाइंड आउट किया कि उसने एक प्योर गोल्ड लिया और उसने वाटर में, एक बाउल था उसमें वाटर में डाल दिया और उसने ये देखा कि ये प्योर गोल्ड वाटर में डलने से कितना पानी जो है वो बाउल से डिस्पर्स हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो वही क्वांटिटी अगर उस नेकलेस के बाउल में डालने से पानी की डिस्पर्स होगी तो ये हम समझेंगे कि ये जो नेकलेस है ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है। अगर इसमें दूसरा मेटल मिला हुआ होगा, कोई भी मेटल गोल्ड में मिला हुआ होगा, प्योर गोल्ड नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा पानी निकालेगा। तो इसी तरीके से उसने जो है ना बड़े खूबसूरत अंदाज से आर्कमिडीज़ ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसने अपने किंग को बता दिया कि ये जो नेकलेस है ये बिल्कुल प्योर गोल्ड से बना हुआ है। आर्कमिडीज़ का यही कॉन्सेप्ट था और पास्कल प्रिंसिपल ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो बॉयल प्रिंसिपल है। बॉयल ये कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम, जब कोई सिलेंडर हो उसमें कोई पिस्टन वगैरह हो, तो वो जो प्रेशर और वॉल्यूम का ये है कि जब पिस्टन जो है वो फ्री होगा तो उसमें अगर हम हवा डालेंगे या कोई और चीज़ डालेंगे, प्रेशर देंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, वो पिस्टन ऊपर चलता जाएगा। तो इसमें बॉयल्स प्रिंसिपल ने यही कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि प्रेशर जैसे बढ़ा रहे होते हैं वैसे ही वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। जैसे हम प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम में से कम होता जाएगा। और इसी तरह चार्ल्स प्रिंसिपल, चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में भी यही बताया था कि अगर कोई कंटेनर है उसमें फ्री पिस्टन है तो उसको टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का उसने रिलेशन बताया था कि जब हम आग देते हैं किसी सिलेंडर को, उसमें मूवेबल पिस्टन हो, तो अंदर जो हवा होगी, जो गैस होगी, उसमें उसके एटम बहुत कोलाइड करेंगे और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम को भी बढ़ना होगा। तो उसने बताया था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की निस्बत से बताया था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अभी यहाँ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ होता है, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए इसने बॉयल्स प्रिंसिपल लिख दिया, चार्ल्स प्रिंसिपल लिख दिया, वैसे ये होता है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पास्कल प्रिंसिपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनिट ऑफ करंट इन एम के एस सिस्टम इज। अब ऑप्शन ए जो है वो ओहम है। ओहम जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस का है और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का है और केल्विन टेम्परेचर का है। तो एम्पेयर जो है वो
करंट का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एम्पियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग साइज फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ? क्या तरतीब होगी जब लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा हो? तो इंक्रीज किया जा रहा हो तो ऑप्शन ए किलोमीटर, और उसके आगे है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है मीटर की सवीं पति होती है, और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और उसके बाद मीटर आ जाता है। तो ये कोई तरतीब नहीं बन रही। नेक्स्ट में देख रहे हैं मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मीटर में की सवीं पत्ती जो होती है वो उसको सेंटीमीटर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर से सेंटीमीटर यानी कि डिक्रीज हो रही है लेंथ, और उससे जो है आगे है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर तो और भी छोटा हो गया। तो इस वजह से ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ हम पूछ रहे हैं इंक्रीज, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। तो मिलीमीटर छोटा है, उससे बड़ा सेंटीमीटर है, और उससे बड़ा मीटर है। तो ये तरतीब ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मीटर में अगर सवीं पति करें तो सेंटीमीटर हो जाता है, और 1 सेंटीमीटर की 10वीं पति करें तो मिलीमीटर बनता है। अगर डायरेक्टली हम कहें कि मीटर की 1000वीं पति कर दें तो वो 1 मिलीमीटर बनता है। तो इसमें मिलीमीटर, फिर उससे बड़ा सेंटीमीटर, और उससे बड़ा मीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और जो ऑप्शन डी है बस उसको ये देखें, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसकी कोई तरतीब नहीं बन रही।